इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स लगाने का रूल हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होता। यह डिपेंड करता है कि वह ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया और फॉरेन इनकम, इन तीनों सिचुएशन में टैक्स इंसिडेंस कैसे चेंज होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ध्यान से समझते हैं कि हमारा टैक्स इंसिडेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, टैक्स इंसिडेंस हमारा तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारी इनकम जो अर्न हो रही है वो, इनकम रिसीव्ड और इनकम अक्रूड, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या चीजें होती हैं। इनकम अर्न का मतलब क्या हो गया कि जब आपने कोई कार्य किया और उसके बदले में आपको इनकम मिल गई, तो ये क्या हो गया, इनकम अर्न हो गया। इनकम रिसीव्ड क्या है, पैसा वास्तव में आपके हाथ में आकर रह गया है, यानी कि या तो आपके इन हैंड को रिसीव हो गया है, इन कैश आपको रिसीव हो गया है या फिर इन बैंक आपको वो रिसीव हो चुका है। ठीक है, अर्न में क्या हो गया, आपने काम किया, अब पैसा आपको मिला है या नहीं मिला है वो अभी तक आपका क्लियर नहीं है। रिसीव में क्या हो गया, आपको इनकम रिसीव हो चुकी है। अक्रूड का मतलब क्या हो गया कि आपने इनकम अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक आपको इन हैंड रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अब आपका उस पर पोजेशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम बात करें कि आपने किसी के लिए कोई वर्क किया और अभी तक आपको उसने इन रिटर्न आपकी मनी आपको नहीं दी है, यानी कि आप अपनी सर्विस तो रेंडर कर चुके हैं लेकिन आपको इन रिटर्न आपकी सैलरी रिसीव नहीं हुई है। बट क्या है, उस सैलरी पे आपका पोजेशन तो क्रिएट हो गया है ना, तो इट इज कॉल्ड अक्रूड। तो चलिए अब हम इन तीनों कंसेप्ट को पर कैसे बेस्ड होकर आपका टैक्स इंसिडेंस बन जाता है उसको एक हम प्रॉपर चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी कुछ इनकम्स हमें दे रखी हैं जिनका हम डिटर्मिनेशन आज करेंगे और ये देखेंगे कि वो हमारे ऑर्डिनरी का पार्ट है, नॉट ऑर्डिनरी का पार्ट है या फिर नॉन रेजिडेंट का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वैदर अक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले चीजें ये देखनी है कि जो हमारी ये तीनों चीजें हैं, अर्न, रिसीव्ड और अक्रूड, अगर इनमें से कोई भी एक चीज इंडिया में हो चुकी है, whether it is earned, received और arise, अगर इन तीनों में से कुछ भी एक हुआ है तो वो तीनों को के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ऑर्डिनरी के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉन रेजिडेंट के लिए भी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है कि हमारी ये तीनों चीजें हमारी रिसीव हो रही है। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि इनकम जो है वो इंडिया में रिसीव हो रही है। अब चाहे वो अराइज और हमारी रिसीव बाहर हो रही हो, अराइज और हमारा अक्रूड अगर बाहर भी हो रहा है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी रिसीव इंडिया में हो गई है, इसलिए उसके लिए तीनों ही टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। स्टूडेंट्स, एक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इनकम रिसीव्ड और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इनकम रिसीव्ड की अगर हम बात करें तो ये वह पैसा होता है जो एसएससी को मिल जाता है, यानी कि हमने किसी के लिए कोई कार्य किया और इन रिटर्न हमें वो मनी रिसीव हो चुकी है, तो ये हमारा हो गया इनकम रिसीव्ड। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या हो गया, जब कानून के द्वारा यह मान लिया जाता है कि ये इनकम आपको रिसीव हो गई है, यानी कि यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे एक आपको लो परमिशन दे देता है कि हाँ आपको इनकम रिसीव हो चुकी है। जैसे अगर हम बात करें तो कि जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने हमारी इनकम का एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारी पीएफ में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया है, कंट्रीब्यूट कर दिया है। अब उसने एक्चुअली किया है या नहीं किया है, या इन हमारे हाथ में इन कैश तो रिसीव नहीं हुआ ना, लेकिन ये हमारा कंट्रीब्यूशन हो चुका है एम्प्लॉयर के द्वारा जो हमें एक पर्टिकुलर डेट पर रिसीव होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ डीम्ड टू बी इनकम, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकम deemed to be received in India, whether accrued और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये रिसीव हो चुका है हमें इंडिया में, इसलिए इसके लिए टैक्सेबल तीनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारी इनकम अराइजिंग, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। अब इसमें से क्या हुआ है, हमें रिसीव बाहर हो चाहे इंडिया में हो, अब वो अराइज तो इंडिया में हो चुका है ना। हमने क्या कहा था, यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में होनी जरूरी है। अब यहाँ पे अराइज हो रही है इंडिया में, तो उसके लिए भी तीनों ही हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड। डीम्ड टू बी अक्रूड का मतलब क्या हो गया कि ये हमें अक्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा इन इंडिया हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए तीनों ही हमारे क्या होंगे, टेक्सेबल होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा रिसीव भी बाहर हो रहा है, अराइज भी बाहर हो रहा है और अक्रूड भी बाहर हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी चीज इंडिया में नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना इंडिया में, बट क्या हो रहा है, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। लेकिन ये कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से, जो हमारा इंडिया है वो इन तीनों बिजनेस को, इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो इसके इन केस में क्या होगा, इन केस में हमारे ये दो, जो हमारे रेजिडेंट के दोनों पार्ट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये दोनों उस अमाउंट के लिए टैक्सेबल होंगे। हमारा जो नॉन रेजिडेंट है वो इसको टैक्स नहीं पे करेगा, वो इस पे टैक्स पे नहीं करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। कंट्रोल अगर आपका इन इंडिया है तो वो हमारे कौन पे करेंगे, जो हमारे रेजिडेंट के दोनों पार्ट हैं वो इस पे टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज इस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। कैसे, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया है, यानी कि यहाँ तो ना तो हमें रिसीव हुई है, ना ही हमें अक्रू हुई है, और ना ही यहाँ पे अराइज हुई है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो रही है इंडिया में। और साथ साथ जो इसका कंट्रोल है वो भी आउटसाइड इंडिया है, तो सिर्फ और सिर्फ इस पर कौन पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे करेगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो है हमारे, वो इस पर्टिकुलर अमाउंट पर इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। कुछ चीजें हैं स्टूडेंट्स जो बस इसको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इनकम रिसीव्ड और अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया। अब तीनों ही चीजें इंडिया से बाहर हो रही हैं, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी भी सोर्स से, ठीक है। ना तो यानी कि ना तो वो हमें रिसीव हो रही हैं, ना ही वो अराइज हो रही हैं, ना ही वो अक्रू हो रही है, और ना ही उनका कंट्रोल है, ये सारी चीजें बाहर हो रही हैं। तो उस पर कौन पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे करेगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट उस पर टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट जो है हमारा, इनकम अक्रूड और अराइजन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों में, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम ये सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, उस ईयर की ये बात नहीं हो रही है, उससे पहले के सालों की बात हो रही है। उससे कुछ पहले सालों में यहाँ पर हमने कोई इनकम अराइज की थी, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेकिन हम उसको प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेकर आ रहे हैं। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जिस ईयर में वो हमारी इनकम अर्न हुई होगी उसी ईयर में उस पर टैक्स पे कर दिया गया होगा, तो इसलिए दोबारा उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाता है, इसलिए ये सब हमारी अमाउंट, इस पे हमारा टैक्स पे नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इनकम सिर्फ और सिर्फ वही वाली टैक्सेबल होगी जो हमारी प्रीवियस ईयर में अर्न होगी, उससे पहले या उसके बाद में अगर कोई इनकम अर्न हो रही है तो हम उसको यहाँ पर टैक्सेबल नहीं मानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप एक इसको छोटा सा ध्यान से देखें, तो हमारी तीन चीजें हैं, पहला क्या है हमारा, रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज या इंडिया में हो रही है, ठीक है, तो उस पे हमारे तीनों ही टैक्सेबल होंगे, ऑर्डिनरी भी, नॉट ऑर्डिनरी भी और नॉन रेजिडेंट भी। अगर इन तीनों में से कुछ भी इंडिया में नहीं हो रहा है, इंडिया में नहीं है अगर इन तीनों में से कुछ भी, तो उस पर, लेकिन उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, तो वो हमारा क्या होगा, कंट्रोल इंडिया में है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी टैक्स पे करेंगे, नॉन रेजिडेंट उस पर टैक्स पे नहीं करेगा। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं, अगर हमारी इंडिया में ना तो वो अराइज हुई है, ना तो वो इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है, ना ही उसका कंट्रोल इंडिया से है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी इस पे टैक्स पे करेगा, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट इस पे टैक्स पे नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तीन चीजें हैं जिनको आपको बेसिकली ध्यान में रखना होता है। स्टार्टिंग की जो आपकी ये चीजें हैं, ये सब थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको बोला हुआ है, जैसे कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनको हम एक ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकम रिसीव्ड और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड कानून के द्वारा तो आपको दे ही गया है ना, तो उसका मतलब है कि आज नहीं तो कल वो आपको रिसीव हो ही जाएगी।
तो इनकम अक्रूड और इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड, ये भी हमारी वही वाली चीज हो जाएगी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे कंट्रोल की। तो इन शॉर्ट हमारा ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा ये टैक्स इंसिडेंस वर्क करता है। तो चलिए स्टूडेंट, इसको अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फ्रॉम फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ मिस्टर मोहन। ये मिस्टर मोहन की कुछ इनकम्स हमें दे रखी हैं। रिसीव रुपीज 10,000 इन इंडिया विच अक्रूड इन इंग्लैंड। अब ये देखिए यहाँ पे रिसीव हो चुका है हमें इंडिया में, तो अब इसे हम पहले ही कह चुके हैं कि जब ये हमारा रिसीव हो रहा है, देखिए इसका पोर्टफोलियो हमारा पूरा इसी तरीके से रहता है, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं हमारा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारी प्रॉपर इनकम्स जो होती हैं, और यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि किसके लिए टैक्सेबल होगा और किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नोट डाल दिया हमारा रिसीव्ड रुपीज 10,000 इन इंडिया विच अक्रूड इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है इंडिया में, लेकिन अक्रूड हुआ है वो इंग्लैंड में। अब रिसीव तो हो ही गया है ना हमें इंडिया में, अब उसके बाद चाहे वो अक्रू कहीं भी हो रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज हमें चाहिए, वो हो चुकी है, तो इसके लिए वो तीनों ही, हम तीनों के लिए वो क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है हमारी 10,000, ये ऑर्डिनरी के लिए भी आ जाएगी, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी आ जाएगी, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, रुपीज 20,000 अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। जो हमारे रुपीज 20,000 है वो हमें इंडिया में क्या हुए हैं, इंडिया में हमने अर्न कर लिए हैं। अब अर्न हो चुके हैं ना, चाहे रिसीव हो इंग्लैंड में हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक चीज चाहिए होती है, वेदर इट इज रिसीव्ड और अर्न। एक चीज हो चुकी है तो उस पर तीनों ही हमारे लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए, रुपीज 10,000 वर अर्न एंड रिसीव्ड इन अफ्रीका। ये तीनों ही चीजें क्या हुई हैं, हमारी इंडिया से बाहर हुई हैं। अब उसको इंडिया में लाया गया है, अमाउंट को लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तीन चीजें देखनी है, रिसीव, अराइज और अक्रूड। अगर इन तीनों में से कुछ भी इंडिया में हो रहा है तो ही वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, और किसी के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। रुपीज 28,000 वर अर्न एंड रिसीव्ड इन जापान। ये क्या है, इंडिया में तो नहीं हो रहा ना, ना तो अर्न हो रहा है और ना ही रिसीव हो रहा है। फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन जापान। तो ये कंट्रोल भी हमारे इंडिया से नहीं हो रहा है, और साथ साथ ये अमाउंट भी इंडिया में ब्रॉट नहीं की गई है। तो ये तीनों ही केसेस में, ये सारे केसेस क्या है, इंडिया से बाहर हो रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट इस अमाउंट को टैक्स पे करेगा, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट इस अमाउंट को टैक्स पे नहीं करेंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज 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 हमें कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो प्लीज हमें हमारा फीडबैक भी प्रोवाइड कराइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा स्टेटमेंट है, रुपीज 16,000 वॉज एन अनटैक्स्ड इनकम, अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ऑफ सम अर्लियर ईयर्स। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि जो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम है, जो हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम हमें रिसीव हो रही है, which was bought to India in the previous year। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रीवियस ईयर की कोई एक अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम थी जिसको हमने इंडिया में प्रीवियस ईयर में लेकर आए हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कोई इनकम है जो हमने पहले अर्न की थी, प्रीवियस ईयर से पहले हमने उसको अर्न की थी। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई इनकम हमारी जिस ईयर में वो अर्न की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस ईयर में उसको अर्न किया जाता है या जिस ईयर में उनको अक्रू किया जाता है, उसी ईयर में वो टैक्सेबल होती हैं। अब उसके बाद आप उस इनकम को इधर से उधर लेकर आते रहो, या फिर कभी इंडिया ले आए कभी उसको अमेरिका ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर करता है कि किस ईयर में वो हमारी अर्न की गई है। तो वो हमारी प्रीवियस ईयर में अर्न नहीं हुई है, इसलिए वो हमारी इस करंट ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर में, वो हमारी टैक्सेबल नहीं होगी। वो टैक्सेबल कब होगी, जिस ईयर में वो अर्न हुई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका टोटल कर देंगे। तो ऑर्डिनरी के लिए क्या होगा, इन सब का जब हम टोटल कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 28, तो वैल्यू आ गई 68,000। और नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए टोटल आ गया 30,000 एंड 30,000। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो मिस्टर मोहन है, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं
तो उनकी इनकम रहेगी 68,000। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उनकी इनकम रहेगी 30,000, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो भी उनकी इनकम हमारी रहेगी 30,000। आई होप दिस पॉइंट मेक्स यू क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन से करके देख लेते हैं, अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मिस्टर रमेश, यहाँ पे बात की जा रही है श्री रमेश हैज द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। यहाँ पे उनकी कुछ इनकम्स हमें दे रखी हैं, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन 40,000, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन लंदन, profit from business in London controlled from India, and profit from Kanpur business and agriculture in income। तो ये देख लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम वगैरह ये सब कुछ हमारी किस तरीके से कंप्यूट की जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अपनी इनकम्स लिख लेंगे। तो सबसे पहली इनकम क्या हो गई आपकी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। अब ये इनकम क्या है, ना तो इंडिया में रिसीव हुई है, ना अराइज हुई है, और ना ही अक्रू हुई है। ये तीनों इनकम आउटसाइड फ्रॉम इंडिया हुआ है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल कौन हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ना तो इस पे टैक्स हमारा ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी करेगा और ना ही नॉन रेजिडेंट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। स्टूडेंट अब यहाँ पे बात आ गई है रिसीव्ड इन इंडिया। तो अगर हमारी ये तीनों पॉइंट्स कौन कौन से थे, रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज, अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट हमारा इंडिया में आ जाता है तो फिर हमें बाकी किसी भी पॉइंट पर फोकस करने की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, रिसीव्ड इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन लंदन। भले ही वो कहीं पे भी सर्विसेज हमारी रेंटेड हुई हो, रिसीव तो वो इंडिया में हो चुका है ना, तो इसलिए वो टैक्सेबल हमारा तीनों के लिए हो जाएगा, ऑर्डिनरी के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिजनेस है जो आपका बाहर सेटअप है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो अराइज हो रहा है, ना ही अक्रूज है, और ना ही ये अराइज है। ठीक है, ये तीनों ही हमारे क्या है, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। तो कंट्रोल होने की सिचुएशन में क्या होगा, ऑर्डिनरी, और नॉट ऑर्डिनरी तो उस पर टैक्सेबल होगा ही, नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बोला है प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। अब कानपुर कहाँ है, कानपुर तो इंडिया में ही है ना। तो स्टूडेंट्स आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, क्या पता वो किसी स्टेट का या फिर किसी सिटी का ही नाम दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। अब ये इंडिया में है, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान लगाना होगा कि जो ये प्रॉफिट हो रहा है वो एक इंडियन बिजनेस से हो रहा है। ठीक है, तो उस पर टैक्सेबल ये तीनों हो जाएंगे, ऑर्डिनरी भी, नॉट ऑर्डिनरी भी, और नॉन रेजिडेंट भी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। अब स्टूडेंट सबसे पहली चीज, अभी हमने लास्ट चैप्टर हमारा पढ़ा है एग्रीकल्चर इनकम, तो वो तो हमें पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर इनकम होता है वो तो क्या होता है, वो तो हमारा एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हमारी टैक्सेबल इनकम। तो ये तो जब एग्जेम्प्ट है तो उस पर तो कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, ना ही ऑर्डिनरी करेगा, ना ही नॉट ऑर्डिनरी करेगा, और ना ही नॉन रेजिडेंट करेगा। तो ये तीनों की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब हम इनका क्या करेंगे, अब हम इनका कर देंगे टोटल। तो हमें पता चल जाएगा हमारे मिस्टर महेश की हमारी टैक्सेबल इनकम क्या रहेगी, अगर वो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं तो उनकी टोटल इनकम आ जाएगी 2,98,000 की। अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं तो उनकी इनकम आ जाएगी 2,38,000 की। और अगर वो हमारे नॉन रेजिडेंट रहते हैं, अगर वो हमारे यहाँ पर नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं तो उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, 1,38,000। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली चीजें समझ में आई हूँ। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे उस पर हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, या आप हमें कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये मानते हैं कि फीडबैक से ही इम्प्रूवमेंट आती है। अगर आप हमें फीडबैक देंगे, अगर हमारी कमियों को हमें बताएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट हमारी क्लासेस में हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, या फिर हमें वो इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई भी आपको अलग से वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहिए, या फिर आपके एग्जाम रिलेटेड फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर फर्दर आपको क्लैरिफिकेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें वो बोल सकते हैं, हम उस पर कोई भी अपनी वीडियो डाल देंगे।
So if you like our class, then please do like, share and subscribe our channel. Thank you.